आज की पर्चा प्रस्तुति में सबसे पहले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मींचंदा कालीकट की शोध छात्रा वृंदा एम को सस्नेह आमंत्रित करती हूँ। वृंदा, अपना पर्चा पढ़िए। धन्यवाद मैडम। नमस्कार, मेरा नाम वृंदा। आज मैं लोकतंत्र और स्त्री अल्पना मिश्र और सारा जोसेफ की कहानी साहित्य के संदर्भ में विषय पर अपना पर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुलनात्मक साहित्य, जिसे अंग्रेजी में कंपैरेटिव लिटरेचर कहा जाता है, असल में एक शैक्षिक अनुशासन है जो विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके जरिए साहित्य के विविध लेखन शैलियों, रूपों आदि के बीच की समानताओं, असमानताओं का विश्लेषण किया जाता है। साहित्य में तुलनात्मक साहित्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। तुलनात्मक अध्ययन एक ऐसा उपकरण है जो इस विषय पर शोध करने वाले शोधार्थी को उक्त साहित्य में अभिव्यक्त संबंधों और भिन्नताओं को समझने और परखने में सहायता करता है। सांस्कृतिक विविधता, भाषागत तुलना, साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण, साहित्यिक आदान प्रदान, विषय वस्तु की विविधता, साहित्यिक तकनीकों का विश्लेषण आदि तुलनात्मक साहित्य के गुण है। तुलनात्मक साहित्य के जरिए विभिन्न साहित्यों में विभिन्न विषयों के प्रति किसी प्रकार की संवेदना है, इसकी परख होती है। इस पर्चे के जरिए हम लोकतंत्र और स्त्रियों के बारे में हिंदी और मलयालम की दो प्रसिद्ध लेखिकाओं की चुनी हुई रचनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की सबसे आसान परिभाषा है लोगों का शासन। कोशगत अर्थ लिया जाए तो जनता द्वारा सरकार का एक रूप जिसे सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे जनता द्वारा उनके निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जनता का शासन मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक चुनाव, पारदर्शिता और जवाबदेही, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सार्वजनिक भागीदारी, स्वतंत्र मीडिया और प्रेस, संविधान और कानूनी व्यवस्था, अल्पसंख्यक अधिकार, समानता और न्याय आदि लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज में होने वाले हर घटना साहित्य को गंभीर रूप में प्रभावित करता है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है और राजनीति हमेशा चर्चा के विषयों में अव्वल दर्जे में रहता है। इसका मुख्य कारण भारत में स्वतंत्रता संग्राम के बाद की राजनीतिक और प्रजातांत्रिक उथल पुथल है। साहित्यकारों ने हमेशा समता, स्वाधीनता और बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। आम आदमी के सपनों को पंख देने वाले शोषणहीन जाति, रंग, प्रांत और लिंग के नाम पर होने वाली प्रज्ञा रहित समाज की कामना की है। लोकतंत्र के सृजन और परिपालन में साहित्यकारों की विशेष योगदान होती है। कहानी एक ऐसी सशक्त विधा है जिसने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कहानी की बात किया जाए तो प्रेमचंद के अनुसार कहानी, गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के एक अंग, उसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा, उपन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। कोई ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। विविध भाषिक साहित्यकारों में कहानी की घटना, शिल्प और शैली, आख्यान आदि में कई अंतर देखे जा सकते हैं। इसका मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक आदि भिन्नताएं हो सकती है। लेखिका के जीवन अनुभव, परिस्थितियां आदि भी इसका कारण बन सकते हैं। जहां तक मलयालम और हिंदी साहित्य की बात है, दोनों में काफी फर्क नजर आते हैं। यही भिन्नता और विशिष्टता इन दोनों साहित्यों की तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को बढ़ाता है। हिंदी कहानी साहित्य में स्त्री तथा स्त्रियों के जीवन का चित्रण एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है और पारंपरिक साहित्यकारों ने स्त्रियों का चित्रण पवित्रता, धार्मिकता, त्याग आदि को ध्यान में रखकर किया है। 20वीं सदी तक आते आते हिंदी कहानी में स्त्री पात्रों का चित्रण बदलने लगा। स्वतंत्रता के बाद के दौर में हिंदी साहित्य में स्त्रियों के चित्रण में और भी विविधता और नवीनता आई। मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग और प्रभा खेतान जैसी लेखिकाओं ने स्त्री के अनुभवों को गहराई से प्रस्तुत किया। समकालीन हिंदी साहित्य में स्त्री का चित्रण और भी स्पष्ट, जटिल, बहुआयामी और समझौता विहीन हो गई है।
आज की कहानियों में नारीवाद, लैंगिक पहचान और स्त्री पुरुष संबंध की नई परिभाषाएं मिलती है। मलयालम साहित्य में भी प्रारंभिक काल में स्त्रियों को पवित्रता आदि पर ही मापा जाता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में मलयालम साहित्य में स्त्री के चित्रण में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देने लगे। केरल में सामाजिक सुधार आंदोलन एवं महिला शिक्षा के प्रसार ने लेखकों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद भी भारी बदलाव आने लगे। दोनों ही साहित्यों में समकालीन स्त्री विषयों में लेखनी करने वाली लेखिकाएं हैं अल्पना मिश्र और सारा जोसेफ। इन दोनों लेखिकाओं ने लोकतंत्र और स्त्री को किस प्रकार अपनी कहानियों में शामिल किया है, इस पर विचार करूंगी। सारा जोसेफ की रचनाएं हमेशा महिलाओं और भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ विरोध है। इसका उद्देश्य नष्ट हो चुकी पहचानों और पुनर्निर्माण करना है। प्रकृति के बीच जैविक संबंध पर्यावरणीय नारीवाद को भी तर्कसंगत बनाता है। पर्यावरण नारीवाद उन नारीवादियों द्वारा शुरू किया गया था जो समझते थे कि ये महिलाएं ही है जो किसी अन्य की तुलना में समान स्थिति साझा करती है, जो घायल प्रकृति की देखभाल कर सकती है। सारा जोसेफ की उपन्यास आदि इसका एक सशक्त उदाहरण है। मेरिट से मिलने पर वापस भेजे गए बच्चे को वीरपड़यालंगल कहानी की नायिका चंद्रिका फिर से अपने हक मांगने के लिए एडमिशन कमेटी के पास भेजती है। इस कहानी में देवनमाश सत्ता का प्रतीक है और चंद्रिका शोषित वर्ग का। कहानी में जीने के अधिकार को लेकर गंभीर रूप से प्रतिपादन किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या के विषय को अत्यंत संवेदनापूर्ण रूप से इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इन कार्यों में पुरुषों के परीक्षण, स्त्री द्वेष या राजक महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करना नहीं है, बल्कि घोर अन्याय, झूठी नैतिकता, प्रारंभिक निर्विवाद, अहंकार और महिलाओं, दलित और प्रकृति को अस्वीकार करने वाली आधिपत्य के खिलाफ प्रतिरोध से प्रेरित है। परीक्षण पीड़ितों द्वारा अपनी गरिमा और पहचान की भावना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने का संकेत है। सारा जोसेफ की कहानी मरा के अंतिम भाग में एक दृश्य है, जहां पर नायिका पद्मा अपने पति और बच्चों को बिना भाव दिए बारिश में पूरा भीग जाती है। उसकी भावनाएं और मानसिक व्यापार को कोई नहीं समझ पाता। वो ये चाहती थी कि एक ही समय घर के अंदर और बाहर बारिश में खड़ी रहे। मुद्दा ये है कि नारीवाद की अवधारणा उन महिलाओं की दुनिया है जो घर के बाहर के वातावरण, ब्रह्मांड, हरियाली, जंगल, जीवित प्रजातियों, समुद्र और पहाड़ों से प्यार करती है और ये सिद्ध करना चाहती है कि यही असल में स्त्रीवाद है। सारा जोसेफ की कुछ प्रमुख कहानियां हैं पाबतरा, स्कूटर, दाम्पत्यम, आदि। इन कृतियों में पुरुषों के परीक्षण, स्त्री द्वेष या राजक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि घोर अन्याय, झूठी नैतिकता, प्रारंभिक निर्विवाद, अहंकार और महिलाओं, दलितों और प्रकृति को अस्वीकार करने वाले आधिपत्य के खिलाफ प्रतिरोध से प्रेरित है। परीक्षण पीड़ितों द्वारा अपनी गरिमा और पहचान की भावना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास के संकेत है। सारा जोसेफ की एक प्रमुख कहानी है अलेम करें। इस कहानी में विभिन्न समुदायों के बारे में बताया गया है। एक और कहानी है बड़ी तिरुवगल। इस कहानी में लोकतंत्र और स्त्रियों के बीच में आपसी संबंध को दर्शाया गया है। स्त्रियों के खुद फैसला लेने की क्षमता, आत्मविश्वास आदि विषयों को दिखाया गया है। एक और महत्वपूर्ण कहानी है तच्चनकारी। समानता के महत्व को इस कहानी के जरिए दिखाया गया है। अल्पना मिश्र अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर प्रांत से है। स्त्रियों की समस्याएं समान होती है, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में। उसका चित्रण एक लेखिका अलग ढंग से करती है। अल्पना मिश्रा हिंदी साहित्य में एक अनमोल पदार्पण है। हिंदी की महिला लेखिकाओं की बात अगर की जाए तो हर एक लेखिका ने अपने लेखन से साहित्य को समृद्ध बनाने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुई है। अल्पना मिश्र हिंदी की वो लेखिका है जिसने ये नारा लगाया है कि प्रतिभा किसी कुल की दासी नहीं होती है। अल्पना मिश्र को अनकन्वेंशनल राइटर कहा जाता है। उन्होंने समाज के हर तबके के स्त्रियों का चित्रण अपनी लेखनी से खींची है। अल्पना मिश्र की कहानियों में निम्न विषयों को प्रधानता दी गई है: सामाजिक असमानता, राजनीति, सामाजिक आलोचना, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और नैतिक दुविधाएं, फांसी पर पड़ी आवाजें आदि।
उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है अस्थि फूल। इसके बारे में वे कहती है, अस्थि फूल सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। इसकी कथा भूमि झारखंड से हुई हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसमें समानांतर दो स्थितियां चलती रहती है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक तरफ अधिकांश जन आंदोलनों की खरीद फरोख्त है, उसके भीतर के छल है, तो दूसरी तरफ स्त्री के गर्भ की खरीद फरोख्त है, साथ ही पृथ्वी के गर्भ की भी। अल्पना मिश्रा की कहानी संग्रह छावनी में बेघर की कहानियां, मिड डे मील, छावनी में बेघर, मुक्ति प्रसंग आदि भी इस मुद्दे के सशक्त उदाहरण है। छावनी में बेघर कहानी में सरहद पर तैनात सैनिकों के परिवार की स्त्रियों और बच्चों के घर या क्वार्टर देने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमारे तंत्र की संवेदनाहीनता को इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस कहानी के जरिए कहानीकार ये कहना चाहते हैं कि आजादी के इतने साल बाद भी सैनिकों की पत्नियों और परिवारों को रहने के लिए सत्ता, अच्छे घर प्रदान नहीं कर सकते। ये वही सैनिक है जो हमारे देश के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कस्बे का आदमी कहानी में राजनीति और सामाजिक संरचना पर चर्चा की गई है। साधारण जनजीवन पर राजनीति और सत्ता का खेल इस कहानी में देखा जा सकता है। छल, कपट और भ्रष्टाचार किस प्रकार आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है, इसका चित्रण इस कहानी में दिया गया है। एक छोटे कस्बे के आदमी की कहानी है जो इन सबके बीच में जीवन की लड़ाई लड़ता है। राजनीतिक नेताओं की मनोवृत्ति, लालच, स्वार्थ आदि को भी दिखाया गया है। उनकी दूसरी ऐसी कहानी है घर और घाटी। इस कहानी में मुख्यतः राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण को लिया गया है। धर्म और जाति के नाम पर किस प्रकार लोगों और समाजों को कुचला जाता है, इसका सशक्त चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है। लोकतंत्र और पतन तभी होता है जब उसके संचालक कपट करते हैं, और ये हमारे समाज में हो रहा है। इस विषय को लेखिका ने इन कहानियों के जरिए हमारे सामने रखा है। ऐसी ही कहानी है मायाजाल। राजनीति और लोकतंत्र की दुनिया में फंसकर आम लोग किस प्रकार पदभ्रष्ट हो जाते हैं, इसका चित्रण इस कहानी में है। युद्धरत आम आदमी एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीति के निचले स्तर के लोगों की जिंदगी का चित्रण किया गया है। आम आदमी को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके उनकी मजबूरियों का लाभ उठाने वाले लोगों की चर्चा की गई है। एक ऑनलाइन साक्षात्कार में सामाजिक समस्याओं, मसलन बाल श्रम, सरकारी मशीनरी की निरंकुशता और संवेदनाहीनता आदि को लेखन के माध्यम से उजागर करने के बारे में पूछे जाने पर अल्पना मिश्र ने इस प्रकार जवाब दिया। साहित्य का काम व्यक्ति मन की जलवायु को कुछ बदल देना है, संवेदनशील बनना और विचार की तरफ ले जाना है। वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता, उसके लिए जमीन जरूर तैयार कर सकती है। रियलिटी दो तरह की मानी गई है। एक रियलिटी सरफेस पर दिखती है जो आज इल्यूशन से घिर गई है। दूसरी कंक्रीट रियलिटी, जिसे हम सतह के भीतर या यथार्थ कहते हैं। साहित्य इस कंक्रीट रियलिटी को दिखाता है, समाधान करना व्यवस्था का काम है। तुलनात्मक साहित्य की यही सबसे बड़ी खूबी है कि हम विभिन्न समय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कालखंड, अनुभव वाले विभिन्न लेखकों की रचना का आस्वादन कर सकते हैं और एक ही समय में विभिन्न देशों में समांतर समय में लिखी जाने वाली रचनाओं को पढ़ सकते हैं। आज उसका आस्वादन और आलोचना भी कर सकते हैं। खासकर हर एक देश व प्रांत के समांतर महिला लेखिकाओं की रचना को शोध का विषय बनाने से हर प्रांत के विविध देशों में महिलाओं द्वारा अनुभूत समस्याओं को पार की नजर से माप सकते हैं और उसकी तीव्रता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। आधुनिक काल में भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में सारे अधिकारों और विशेषाधिकार प्राप्तकर्ता की ख्याति प्राप्त स्त्री आज भी जिन घोर अन्यायों का सामना करना पड़ रहा है, ये दुख की बात है। सारा जोसेफ जो मलयालम की सशक्त लेखिका है, उन्होंने स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों का चित्रण
केवल अपनी रचनाओं में ही नहीं बल्कि अपने नारीवादी कार्यकर्ता और एक अध्यापिका होने के नाते उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके कारण से उनकी रचनाओं में जिन स्त्री का चित्रण हुआ है वो चाहे जिन कठिनाइयों से गुजर रही हो, राजनीतिक, लोकतांत्रिक आदि, उनके ही अनुभवों और उनके द्वारा देखे गए लोगों के ही हो सकते चित्रण उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा किया है। जनतंत्र और साहित्यकार ऐसे आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर विचार करना आवश्यक है। किसी विषय का महत्वपूर्ण होना उसकी जीवंतता का निर्देशन करता है। जीवंतता समाज सापेक्ष है, इसलिए समाज के अन्य विषयों के साथ जनतंत्र और साहित्यकार पर विचार करना हमारे अपने सामाजिक सरोकारों की गवाही देता है। पर कई प्रकार से विचार हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक जरूरी में मैं ये मानती हूँ कि जनतंत्र और साहित्यकार के परस्पर संबंधों पर बातचीत की जाए और जनतंत्र में साहित्यकार की भूमिका तय की जाए। वास्तव में ये ऐसे विषय है कि जिन पर लंबे समय से बहस चल रही है, परंतु कोई निश्चय निष्कर्ष हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसी बहस को अंजाम देने की कोशिश दोनों लेखिकाओं ने अपने लेखन के द्वारा इसी बहस को अंजाम देने की कोशिश दोनों लेखिकाओं ने अपने लेखन के जरिए करने का भरपूर प्रयास किया है। देश, काल, वातावरण और अन्य कई विभिन्नताओं के रहते भी इन दोनों का लक्ष्य एक है, यही साहित्य की गरिमा है। धन्यवाद। धन्यवाद वृंदा जी।